प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो भारत की वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है दोस्तों भारत मिस्र के संबंधों के बारे में। भारत मिस्र के संबंधों के बारे में न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी के लिए यह जानना आवश्यक है, अपितु दोस्तों प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारतीय है तथा भारत को विश्व की राजनीति में एक अहम पायदान पर देखना चाहता है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत और मिस्र के संबंध किस प्रकार के हैं। और दोस्तों, हमको अभी उस पर बातचीत करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों हमारे भारत ने 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया और उसमें हमने चीफ गेस्ट के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को हमारे यहाँ पर आमंत्रित किया दोस्तों। और उनको आमंत्रण देना न सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमारे लिए गौरव का विषय है, अपितु उस राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी एक सम्मान की बात होती है दोस्तों। और हमारा विदेश विभाग बहुत ही विस्तृत परिप्रेक्ष्य पर इन सभी बातों पर गहन मंत्रणा करने के बाद में किसी राष्ट्राध्यक्ष को हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस के समारोह में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है दोस्तों। और उसके तहत भारत ने मिस्र को आमंत्रित किया। तो मिस्र के राष्ट्रपति हमारे लिए, मिस्र देश हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पर करना चाहता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैश्विक रूप में अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो मिस्र की क्या स्थिति है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मिस्र जो है वो विश्व का एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप अपितु एशिया तथा दोस्तों ये जो है वो यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाला एक ऐसा देश है दोस्तों। और मिस्र का भारत के लिए क्या महत्व है, उस चीज पे हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहा है कि ये रहा है दोस्तों यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप हो गया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे जो है वो है दोस्तों एशिया महाद्वीप। अब यहाँ पे मिस्र की स्थिति कहाँ पर है, उस चीज पे हम लोग जो है वो भी चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो देश है, ये देश है दोस्तों मिस्र है। और मिस्र जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। मिस्र की सीमा यहाँ पर जिस देश से लगती है वो देश कौन सा है दोस्तों, सूडान है दोस्तों। और यहाँ पर मिस्र की जो सीमा लगती है वो देश कौन सा है दोस्तों, लीबिया है। और ये जो है वो दोस्तों मिस्र की स्थिति है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो देश है वो देश कौन सा है दोस्तों, सऊदी अरब है। कौन सा देश है दोस्तों, सऊदी अरब है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो देश है वो जॉर्डन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है, इजराइल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग यहाँ ईरान से होकर के और फिर दोस्तों पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर यहाँ पर स्थिति किस देश की है दोस्तों, भारत की है दोस्तों, ठीक है। ये चीज यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं, अब यहाँ से जब अपन देखें दोस्तों तो इस स्थिति में ये जो सागर है दोस्तों, इसको अपन लोग कहते हैं भूमध्य सागर कहते हैं। ये कौन सा सागर है दोस्तों, तो ये है आपके भूमध्य सागर है दोस्तों, ठीक है। ये भूमध्य सागर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये सागर है दोस्तों वो कौन सा सागर है आपके, तो ये है दोस्तों लाल सागर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये रहा यूरोप का देश आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये मिस्र है। अब मिस्र का महत्व क्यों है वही आप लोगों को दोस्तों पता चल गया होगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये यूरोप महाद्वीप हो गया। और उनके बीच का जो स्थिति है, उसका जो ये ट्रांजैक्शन है, वहां पे मिस्र की स्थिति है दोस्तों। तो मिस्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो मिस्र का यहाँ पर एक प्रायद्वीपीय भाग है दोस्तों, और जिसको अपन लोग कहते हैं सीनाई प्रायद्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सीनाई प्रायद्वीप कहते हैं। और इस सीनाई प्रायद्वीप से होकर के एक नहर गुजरती है दोस्तों, और उस नहर को अपन लोग कहते हैं स्वेज नहर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, स्वेज नहर। तो ये स्वेज नहर जो है वो न सिर्फ मिस्र के लिए अपितु भारत के लिए ही नहीं, अपितु विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्वेज नहर जो है वो दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों,
तो स्वेज नहर जोड़ती है एक तो आपके लाल सागर और एक आपके भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो ये स्वेज नहर है, उस स्वेज नहर के ऊपर किसका अधिकार है दोस्तों? इस स्वेज नहर के ऊपर अधिकार किसका है? मिस्र का है। और भारत का जो है वो अधिकांश विदेशी व्यापार तथा भारत का यूरोपीय देशों के साथ में जो कनेक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? इस स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों स्वेज नहर के बनने से ये फायदा हुआ, अगर यहाँ स्वेज नहर नहीं बनती दोस्तों तो भारत को जो है वो अपने व्यापार करने के लिए इस पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके और फिर यूरोप जाना पड़ता। तो इसमें दोस्तों एक तो समय भी अधिक लगता दोस्तों, ठीक है, श्रम भी अधिक लगता दोस्तों और धन भी अधिक लगता दोस्तों। तो इन तीनों का बचत हो गया है, क्योंकि यहाँ स्वेज नहर से होकर के भारत का व्यापार होता है और भारत यूरोपीय देशों के साथ में जो है अफ्रीकी देशों के साथ में तथा अमेरिकी देशों के साथ में कनेक्ट हो गया। तो अगर अपन लोग देखें तो विश्व का जितना भी व्यापार होता है दोस्तों, उस व्यापार का 12% जो व्यापार है दोस्तों वो यहाँ स्वेज नहर से होकर के होता है दोस्तों। कितने प्रतिशत व्यापार? विश्व का 12% व्यापार स्वेज नहर के माध्यम से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो भारत के लिए मिस्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये स्थिति है मिस्र की वर्तमान में। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्वेज नहर की दोस्तों, स्वेज नहर की स्थिति की बात करते हैं, तो इस स्वेज नहर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस पार्ट को मैं जब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ तो आप लोगों को ये ध्यान में रहेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये है आप लोगों के लाल सागर दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे है आपके भूमध्य सागर दोस्तों। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर है दोस्तों, ठीक है। तो इस स्वेज नहर के यहाँ पर जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है पोर्ट सईद। और यहाँ पर जो पोर्ट है उसका नाम है दोस्तों पोर्ट स्वेज। क्या नाम है? पोर्ट स्वेज। और उनके मध्य से भी उस भाग को काट करके और फिर जिस नहर का निर्माण किया गया उस नहर को हम लोग कहते हैं दोस्तों स्वेज नहर। और स्वेज नहर पर वर्तमान में किसका अधिकार है? तो वर्तमान में जो है वो मिस्र का अधिकार है दोस्तों। मिस्र ने जो है वो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया 1956 में। कब राष्ट्रीयकरण किया? 1956 में। तो यहाँ दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर कुछ नहरें हैं दोस्तों, उनको जोड़ा गया। उसमें कौन कौन सी? यहाँ पर कुछ झीलें हैं दोस्तों। वो झीलें कौन कौन सी हैं जिन झीलों को जोड़ करके स्वेज नहर बनी? तो एक तो है दोस्तों लिटिल बीटर झील। कौन सी झील है? तो एक झील है लिटिल बीटर झील है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग देखें दोस्तों तो ग्रेट बीटर झील है। कौन सी झील है? ग्रेट बीटर झील है। उसके बाद अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो टिमसा झील है। कौन सी झील है? टिमसा झील है। उसके बाद में अपन लोग देखें दोस्तों तो कौन सी झील है? मंजाला झील है। इन झीलों को जोड़ करके और इस भाग को काट करके और यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है तथा विश्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर भारत को यूरोप से व्यापार करना होता और स्वेज नहर नहीं होती तो भारत को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके जाना होता, तो लगभग भारत की 7000 किलोमीटर की यात्रा बच गई। यानी कि दोस्तों न सिर्फ समय कम पड़ गया है ना, समय बच गया, अभी तो श्रम भी बचा और धन भी बचा दोस्तों। तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण, विश्व का जितना भी व्यापार होता है उस पूरे व्यापार का 12% इस स्वेज नहर के माध्यम से होता है दोस्तों। तो हमारे लिए मिस्र क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण। दूसरी बात दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो मिस्र एक इस्लामिक देश है दोस्तों, और इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण अगर हम लोग देखें तो इस्लामिक देशों का जो एक संगठन है ना, OIC जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें अगर भारत का कोई सपोर्ट करता है तो वो मिस्र करता है। और वर्तमान समय में मिस्र हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत और मिस्र के संबंधों की। प्राचीन समय से आज तक के हमारे संबंध किस प्रकार के रहे हैं दोस्तों, उस चीज पे हम लोग जो है वो चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, मिस्र में जो सभ्यता है वो सभ्यता कौन सी है दोस्तों? नील नदी की सभ्यता है। और भारत की सभ्यता सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है। तो प्राचीन समय से ही सभ्यता के दौर से अगर हम लोग देखें तो विश्व की 2 प्राचीनतम सभ्यताओं वाले देश है। इस दृष्टिकोण से हम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो प्राचीन समय में अशोक के समय से ही हम लोगों को ये उसके अभिलेखों में ये पता चलता है कि मिस्र के उस समय के शासक टोलेमी द्वितीय तथा अशोक के बीच में मधुर संबंध थे। तो ये दोस्तों प्राचीन काल से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उस समय महात्मा गांधी
के साथ में ही मिस्र के जो एक क्रांतिकारी नेता थे और उनका नाम था साद जगलुलू, उनके बीच में जो है वो एक प्रकार का समान, उन दोनों का जो दृष्टिकोण समान था कि दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश को हमारे यहाँ से खदेड़ना चाहते थे दोस्तों। और उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में जो ऐसे देश जिन्होंने सबसे पहले भारत के साथ में मधुर संबंध बनाए, अपने यहाँ पर दूतावास स्थापित किए, उसमें से एक देश मिस्र था दोस्तों। तो मिस्र का हमारे लिए महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत और मिस्र ने दोस्तों 1955 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसको हम लोग कहते हैं भारत मिस्र मैत्री संधि। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? भारत मिस्र मैत्री संधि। और इस संधि पर हम लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे दोस्तों? 1955 में। उसके बाद में दोस्तों भारत और मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष जो थे उस समय मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? अब्दुल गयाम नासिर, है ना। तो नासिर तथा हमारे कौन थे? नेहरू जी। इन दोनों के बीच में मधुर संबंध थे दोस्तों। तथा मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष, उसके बाद में जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष नेहरू जी तथा इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, इन्होंने मिलकर के 1961 में विश्व में एक बहुत ही बड़े संगठन की स्थापना की थी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं। नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाम का मतलब होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि उस समय विश्व जो था वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक रसिया से संबंधित था और दूसरा कौन सा था? अमेरिकन ग्रुप था। तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी। तो किसी भी ग्रुप के साथ हम लोग नहीं जाना चाहते थे और हमने अपना एक अलग संगठन बनाया, जिसको हमने नाम दिया था गुट निरपेक्ष। यानी हम उन गुटों से निरपेक्ष जो है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और स्वतंत्र राजनीति जो है वो रखना चाहते हैं। हमारी एक स्वतंत्र सोच थी। तो उसके तहत नासिर और नेहरू ने मिल करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ में जो है वो एक वैश्विक संगठन बनाया और उस संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष संगठन कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भारत और मिस्र के संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने भारत मिस्र मैत्री 1955, 1961 में नाम की स्थापना की, गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना की। उसमें मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष नासिर तथा भारत के राष्ट्राध्यक्ष नेहरू जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों। उसके बाद में भारत और मिस्र के संबंध निरंतर जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों 1956 का वो दौर आता है जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया, क्योंकि स्वेज नहर के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अपना अधिकार जताना चाहते थे दोस्तों। लेकिन मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया दोस्तों। और ऐसी स्थिति में वहां पर मिस्र में एक संकट उपस्थित हो गया, जिसको स्वेज संकट कहते हैं। और उस संकट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाएं वहां पर भेजी थी। लेकिन फिर भी मिस्र के राष्ट्रपति जो है उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया और इस पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। कहते हैं कि उस दौरान भी भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन मिस्र का समर्थन किया था तथा अपने सैन्य उपकरण भी जो है वो मिस्र को मुहैया करवाए थे। तो हमारे मिस्र के साथ में संबंध दोस्तों जो है वो बहुत ही मधुर रहे हुए हैं दोस्तों। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं दोस्तों तो मिस्र के अंदर जब यह स्थिति बनी, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया दोस्तों, तो पश्चिमी देश जो थे वो मिस्र से खफा हो गए दोस्तों। अब ऐसे समय में मिस्र के जो राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, उनका नाम है अनवर अल सदात। क्या नाम है दोस्तों? अनवर अल सदात। और अनवर अल सदात जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने दोस्तों सबसे पहले ये काम किया कि ये जो पश्चिमी देश मिस्र से खफा थे, है ना, तो उनको कैसे मिस्र के पाले में लाया जाए, उनको कैसे जो है मनाया जाए, उनके साथ मधुर संबंध बनाया जाए। उसी के साथ में उन्होंने इजराइल के साथ में भी मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, जो कि इस्लामिक देशों का कट्टर विरोधी देश है। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर अनवर अल सदात की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया था जो वहां के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं था दोस्तों। तो उसके बाद में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? होस्नी मुबारक जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। वैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अनवर अल सदात के समय में मिस्र और भारत के संबंध बेहतर थे दोस्तों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोनों के बीच में तल्खी थी। उसके पीछे का कारण इंदिरा गांधी तथा अनवर अल सदात दोनों का काम करने का अपना अलग तरीका था। लेकिन दोस्तों होस्नी मुबारक जब राष्ट्रपति बने तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद में 1983 में नई दिल्ली में जो है वो नाम का संगठन होता है, अर्थात गुट निरपेक्ष संगठन का जो है वो एक, जिसको अपन लोग कहते हैं बहुत बड़ा सम्मेलन, भारत में गुट निरपेक्ष सहयोग संगठन का बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता 1983 में। उस समय होस्नी मुबारक जो थे वो भारत के दौरे पर आए हुए थे दोस्तों।
लेकिन प्रोटोकॉल को लेकर के इंदिरा जी से थोड़ी सी चूक हो गई दोस्तों, और इसको उन्होंने अपने सम्मान पर ले लिया दोस्तों। और उसके बाद में भारत और मिस्र के संबंध जो है वो सबसे बुरे दौर से गुजरे दोस्तों। होस्नी मुबारक 25 साल तक भारत के दौरे पर नहीं आए, तथा दोस्तों भारत और मिस्र के जो रिश्ते थे वो करीब करीब लगभग ठंडे पड़ चुके थे दोस्तों। लेकिन उसके बाद में दौर आता है अब्दुल फतेह अल सीसी का, और अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो भारत के दौरे पर आते हैं दोस्तों 2014 में। वो जब राष्ट्रपति बनते हैं, वो इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति के पहले मिस्र के सेना प्रमुख हुआ करते थे। तो वो दोस्तों 2014 में भारत के दौरे पर आते हैं, तथा उन्होंने एक नीति पर काम किया, और वो नीति क्या थी? ऐसे देश जिनके संबंध पहले से मिस्र के साथ में प्राचीन समय से मधुर थे, लेकिन कुछ कारणों से उन संबंधों में कहीं न कहीं पे दोस्तों जो है वो एक यूं कह सकते हो कि ठहराव आ गया है। तो ऐसे देशों के साथ में हम लोगों को संबंध पुनः बनाने चाहिए, उस पर उन्होंने जो है नीति पर काम किया। उसके तहत उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी, और भारत के साथ में अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो है उन्होंने भारत की यात्रा की दोस्तों। इस प्रकार भारत और मिस्र के संबंध लगातार आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। हमारे लिए मिस्र महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। पिछले दिनों जब एक OIC का, जो कि एक ऐसा मंच है विश्व में जो इस्लामिक देशों को रिप्रेजेंट करता है तथा तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक संगठन है, तो उन देशों के अंदर पाकिस्तान भी एक प्रमुख देश है दोस्तों। तो पाकिस्तान उस समय भारत के खिलाफ कश्मीर पर एक प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन अब्दुल अल फतेह सीसी के विरोध के कारण जो है वो उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, और पाकिस्तान जो है वो प्रस्ताव भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन में उस प्रस्ताव को नहीं ला सका दोस्तों। और नहीं ला सका दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि मिस्र जो है वो भारत का कितना पैरोकार है। उसी प्रकार से दोस्तों एक दूसरी घटना हुई पिछले दिनों, आपने सुना होगा पैगंबर मोहम्मद विवाद। इसके अंदर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो टिप्पणी की थी, उससे मुस्लिम देश जो थे वो खफा थे दोस्तों, तथा उन्होंने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ था। लेकिन ऐसे समय में भी जो है मिस्र जो था वो साइलेंट बना रहा था, मिस्र जो है तटस्थ बना रहा था, तथा मिस्र ने भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी दोस्तों। ये कुछ ऐसी घटना है जो ये दर्शाती है कि मिस्र भारत की तरफ मिस्र का रुझान क्या है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मिस्र जो है वो और भारत के संबंध कैसे बेहतर है। जब कोविड का दौर था दोस्तों, तो उस कोविड के दौर के अंदर जो है वो ऐसी स्थिति बन गई थी कि भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था। तो ऑक्सीजन के कंट्रेस्टर जो थे दोस्तों, वो मिस्र ने हमको अवेलेबल करवाए थे। हमने हमारे यहाँ से जो है वो दोस्तों हमारा जो टीका था, है ना, यानी कि कोविड के लिए जो हम लोगों ने टीका बनाया था, वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो मिस्र तक पहुंचाया था। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे भारत और मिस्र के संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कोविड के दौर में हम लोगों ने चावल और गेहूं का निर्यात नहीं करने का एक नीति पर भारत सरकार काम कर रही थी। लेकिन मिस्र को जब गेहूं की जरूरत पड़ी तो भारत ने मिस्र को वो गेहूं अवेलेबल करवाया था, गेहूं उपलब्ध करवाया था दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मिस्र में लगभग $3.15 बिलियन का निवेश कर चुकी है दोस्तों। मिस्र ये चाहता है कि स्वेज नहर के आसपास के क्षेत्र में भारत निवेश करे। मिस्र ये चाहता है कि वहां की एजुकेशन पर भारत निवेश करे। मिस्र ये चाहता है कि सुरक्षा में भारत जो है वो निवेश करे। और इस प्रकार से भारत और मिस्र के जो संबंध है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो पिछले दिनों भारत और मिस्र की जो सेनाएं हैं उन्होंने भी संयुक्त सैन्याभ्यास भी चक्रवात 1 के नाम से किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोनों की सेनाएं भी एक दूसरे के साथ में जो है ज्वाइंट रूप से काम कर रही हैं। तो हम लोगों ने मिस्र हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों बना? मिस्र हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बना क्योंकि पहली बात तो ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया की धुरी के रूप में है। दूसरी बात स्वेज नहर के रूप में महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज अगर अपन लोग देखें तो इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसमें मिस्र भी क्योंकि एक इस्लामिक देश है तो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहां पर भारत का जो समर्थक देश है वो हमारे लिए मिस्र है। इस प्रकार से मिस्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश साबित हो रहा है। विश्व राजनीति में मिस्र का हमारे लिए महत्व बढ़ता जा रहा है। और इसी को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारत सरकार जो है उसने मिस्र के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पर आमंत्रित किया। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।